चलो स्टार्ट करें ऑर्गेनिक चैप्टर। रॉक्स नहीं पढ़ना है, तीन चैप्टर बचे रॉक्स और ये दोनों ऑर्गेनिक। जो आपका चैप्टर दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टेंथ में थोड़ा बहुत हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा है। वो चैप्टर का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हाँ, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते थे, चैप्टर का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ऐसा क्या है कि कार्बन के पास की उसके भी कंपाउंड हम अलग से पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ रहे हैं। फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स, नाइट्रोजन इट्स कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन के पास कुछ वर्सेटाइल नेचर होता है, कुछ वर्सेटाइल प्रॉपर्टी होती है, यूनिक नेचर होता है, जिसके कारण उसने एक अलग केमिस्ट्री बना के रखी है। ठीक है, तो पहले जैसे देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाम ही ऑर्गेनिक इसलिए पड़ा क्योंकि these compounds were derived from organic things like plants and animals. जैसे acetic acid was derived from a plant product acetum, है ना। फिर likewise formic acid was derived from animals and के पास formica and को बोलते थे, उनके पास formic acid था, मतलब acid था तो उसका नाम formic acid रख दिया। तो पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड ओनली इन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक लिविंग बीइंग्स, राइट। बट पहला ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि यूरिया वाज सिंथेसाइज्ड इन द लैब। यूरिया भी एक एनिमल प्रोडक्ट ही है ना, हमारे यूरिन में यूरिया होता है, यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है यूरिन में, राइट। अमोनिया पार्ट रहता है, राइट। तो बेसिकली यूरिया भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, बट इट वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन द लैब। देयर आफ्टर बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लैब में बनने चालू हुए। मतलब अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी सिंथेसाइज बना सकते हैं। ठीक है, तो वो तीन यूनिक नेचर क्या है कार्बन के? तो एक होता है कार्बन का यूनिक नेचर दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ऐसे ये लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। 100 कार्बन की चेन भी हो सकती है, 1000 कार्बन की चेन भी हो सकती है, पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये एक इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है। बाकी एलिमेंट्स अगर ऐसा करना चाहे ना, तो वो लंबी चेन बनाना चाहे तो उनकी चेन बीच में टूट जाएगी, क्योंकि बॉन्ड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो पहला चीज होता है कैटिनेशन। अच्छा, इसके पहले भी एक चीज और पढ़ना जरूरी थी, कार्बन बॉन्ड किस टाइप की बनाते हैं? किस टाइप की बॉन्ड बनाते हैं कार्बन? कोवैलेंट बॉन्ड, ये हमने 10th में पढ़ा हुआ था। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, whereas covalent bond is formed between two non-metals. तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड बनेगी? कोवैलेंट बॉन्ड। समझ रहे हैं? मतलब कार्बन विल नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी 4 होती है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दिस 2,4, या इसका अगर अपन ग्राउंड स्टेट करते हैं, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2p 2s1 and 2px1 2py1 and 2pz1. So it has got 4 half filled orbitals. 4 ऑर्बिटल्स है, चारों आधी आधी भरी हुई है। अल्टीमेटली सब में ओवरलैपिंग हो सकती है और वो बॉन्ड बना सकते हैं। ओवरलैपिंग कैन बी साइडवाइज, इट कैन बी हेड ऑन, रिजल्टिंग इन सिग्मा एंड पाई। समझ रहे हैं? तो ये इसकी एक और यूनिक प्रॉपर्टी की, ये 4 बॉन्ड तो बनाएगा। अब वो 4 बॉन्ड आपस में ही 4 कार्बन के साथ बना सकता है या किसी भी एटम के साथ बना सकता है। तो इससे बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। मतलब एक ही कार्बन के देखो ना कितने कंपाउंड बन सकते हैं। CH4 बन सकता है, CH3Cl बन सकता है, आप एटम बदल दो। CH2Cl2 बन सकता है, एक और एटम बदल दिया मैंने, और CHCl3 बन सकता है। समझ रहे क्या करना है अपन? एक एक करके हाइड्रोजन हटाते जा रहा हूँ, क्लोरीन लगाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे ही कंपाउंड्स में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। हो सकता है सेम एटम के साथ बनाना होगा या डिफरेंट एटम के साथ बनाना होगा, बट 4 बॉन्ड तो कार्बन बनाएगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय टेट्रावैलेंसी। ठीक है, एंड थर्ड यूनिक प्रॉपर्टी इज, जैसे मैंने बात की ना कि ये 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ वो साइड वाइज और हेड ऑन ओवरलैपिंग दोनों कर सकता है। मतलब इट कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड आल्सो, इट कैन फॉर्म पाई बॉन्ड आल्सो एट द सेम टाइम। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन।
दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, दो कार्बन आपस में डबल भी, और दो कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो सोचो अब दो ही कार्बन के तीन कंपाउंड तो है ही, एक सिंगल बॉन्ड वाला, एक दोनों के बीच में डबल बॉन्ड वाला, और एक दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाला। समझ रहे हैं? दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी जो विच इज गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। और आप ये बोल सकते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स एक तरफ और बाकी जो 117 एलिमेंट बन गए उनके कंपाउंड्स एक तरफ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ रहे हैं? अकेले कार्बन के इतने कंपाउंड्स बन सकते हैं जितने की सारे एलिमेंट्स मिला के जितने कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को काउंट नहीं करते। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड we count hydrocarbons। अगर अपन देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है? ये तो अपन 10th में पढ़ते थे कि 10th में बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवेलेंट, कोवेलेंट सिंगल, डबल, ट्रिपल टाइप की होती है। और हम ये भी पढ़ते थे यूनिक नेचर क्या होता है, एक यूनिक नेचर और अपन पढ़ते थे इनका एलोट्रॉपी। सुना ये चीज क्यों? कार्बन अलग अलग फॉर्म में नेचर में रहता है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ एलिमेंट। Carbon can be in the form of coal, it can be in the form of coke, it can be in the form of charcoal, it can be in the form of graphite, it can be in the form of diamond, it can be in the form of fullerenes। ये सब कार्बन ही तो है। कहीं अगर आपको रिएक्शन लिखना है कि ग्राफाइट का कंबर्शन हो रहा है तो आप C+O2 लिखोगे। ग्राफाइट का कोई अलग सिंबल नहीं होता है। ग्राफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, तो आप C ही लिखोगे, C+O2। ग्राफाइट का कोई अलग सा फॉर्मूला अपन जी नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं? वैसे ही कोक है कहीं पे तो कोक के लिए भी हम सी वर्ड यूज करेंगे, सी सिंबल यूज करेंगे, बिकॉज़ दैट इज आल्सो कार्बन। वुड है कार्बन। समझ रहे हैं? तो अल्टीमेटली ये सब आपके कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स जिसमें कार्बन नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसमें जो तीन मेन है वो ग्राफाइट, डायमंड और फुलरीन्स, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रक्चर का। अगर मैं डायमंड की स्ट्रक्चर की बात करूं तो डायमंड का स्ट्रक्चर नेटवर्क जैसा होता है, wherein each carbon forms 4 covalent bonds, and it is the hardest substance ever known, carbon, diamond। ठीक है, it do not conduct electricity because it has got no free electrons, diamond। बट जब मैं ग्राफाइट की स्ट्रक्चर में, तो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनार स्ट्रक्चर होता है। वहां कार्बन हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं, लाइक दिस। ऐसा तो नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर ऐसे ही ये कार्बन इसके साथ हेक्सागन रिंग बनाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो कोई भी एक कार्बन को पकड़ लो, वो कार्बन तीन ही बॉन्ड बना रहा। इस वाले को देखो, तीन ही बॉन्ड बना रहे ना। जबकि डायमंड में मैंने क्या बोला कि एक कार्बन चार कार्बन के साथ कनेक्टेड है, जबकि ग्रेफाइट इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, या तो उसके साथ डबल बॉन्डिंग करवा हुआ किसी कार्बन के साथ, या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द रीजन व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्योंकि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, फिर कंडक्टिविटी, ये सब अलग अलग है दोनों की। ग्रेफाइट की अलग है और डायमंड की अलग है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम। रिएक्शंस दोनों एक जैसे शो होते हैं। ठीक है, बिकॉज बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन दोनों, तो क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है इसलिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में दोनों डिफर करते हैं। और जब मैं फुलरीन की बात करूंगा तो एक जो फुलरीन अपन ने पढ़ा हुआ है C60 वाला, बकमिंस्टर फुलरीन, जो सॉकर बॉल के शेप का होता है, उसमें कुछ ना कुछ, मतलब कुछ जगह पे कार्बन के हेक्सागन रिंग्स बने हुए हैं और कुछ जगह पे कार्बन के पेंटागन रिंग्स बने हुए हैं, तो आपका फुलरीन। ठीक है, तो ये तीन एलोट्रॉप, तो एलोट्रॉप भी आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी है कार्बन। ठीक है, ओके। इसके अलावा हम और चैप्टर में क्या पढ़े थे क्लास 10 के, थोड़ा ब्रीफ में नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, शॉर्ट में नॉमेनक्लेचर देखा था हमने, फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे, होमोलोगस सीरीज देखी थी। उसके पहले हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सर? ठीक है, हाइड्रोकार्बन से आज कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, आज पुराना अपन 10th वाला पूरा रिवाइज कर रहे हैं, कल सुबह नॉमेनक्लेचर पे चालू करें। ठीक है, ओके। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते थे अपन क्लास 10th में कि हाइड्रोकार्बन्स नाम समझ में आ रहा है, दे आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स।
ठीक है, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिफैटिक और सैचुरेटेड वाले। एलिफैटिक या इसको कह लो ओपन चेन, एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, और एक होते हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें रिंग बन रही है। एलिफैटिक आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो आपने कहा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फिर अनसैचुरेटेड को अपन क्या कहते हैं, एल्कीन्स, और अनसैचुरेटेड को कहते हैं अपन एल्कीन्स एंड अल्काइन्स, डिपेंडिंग अपॉन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की डबल बॉन्ड है, कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जब मैं साइक्लिक कंपाउंड में, तो साइक्लिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके एलिसाइक्लिक जो साइक्लो रिंग बनाते हैं, मतलब जैसे कि ये दिस इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन वाले को एरोमेटिक बोलते हैं। क्या है दूसरा टाइप का रिंग कंपाउंड, एरोमेटिक, जिसमें एक एरोमा होती है, स्मेल। शुरू में ऐसा बोलते थे कि जिनमें भी एरोमा होगी उसको अपन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में डालेंगे। लेटर ऑन कंसेप्ट चेंज हो गया, जिसमें भी एक रिंग होती है जिसको अपन बेंजीन रिंग कहते हैं, व्हिच हैज गॉट अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, इसको बेंजीन बोलते हैं, राइट। तो ये जिस भी कंपाउंड में ये रिंग प्रेजेंट होगी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब ये डेफिनेशन हो गया। तो एक्चुअली में एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं बेंजीनॉइड और एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। ऐसे जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं है बट एरोमा है, दे कम्स अंडर नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ऐसे जिनके पास बेंजीन रिंग है दे विल कम अंडर बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। समझ रहे हैं? तो बेंजीन का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो होता है C6H6। हेक्सागन बना है मतलब 6 कार्बन, एवरी एज इज 1 कार्बन। अगर आप एक कार्बन को ध्यान से देखोगे तो ये पहले से ही 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इधर दो इधर, इसको देख लो, दो इधर एक इधर, इसको देख लो, एक इधर दो इधर, इसको देख लो, दो इधर एक इधर। अल्टीमेटली हर जगह 3 बॉन्ड कार्बन बना रहे हैं पहले से ही, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड की जरूरत है ना कार्बन को और टू फुलफिल इट्स टेट्रावैलेंसी। तो हर कार्बन के साथ एक एक एच जुड़ा रहता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया C6H। और वही जब मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूंगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सारे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे यह अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। समझ रहे डिफरेंस? तो यहाँ पे सब बॉन्ड सिंगल है तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 एडजेस हो गए, 6 एडजेस है तो 6 कार्बन हो गए। अब हर कार्बन दो ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो उसको 2 बॉन्ड और बनानी है, मतलब हर कार्बन 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। तो हियर एवरी एच का मतलब क्या है, CH2 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 CH2। तो फॉर्मूला क्या हो गया C6H2। ठीक है, अच्छा मैं इसका लेने वाले थे 11 तो 11 और 9 10 9 10 11 तो टाइमिंग क्या क्या कैसे रखना, अभी आपने क्या रखना है तो देख सकते हो डिस्कस करें क्लास में, मैं क्या निकलना था फॉर्मूला तो आपको क्या सुनते थे 9 के बाद कुछ 9 के बाद, ठीक है। हाँ ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। तो इसका स्ट्रक्चर से अपन डिफरेंस बता सकते हैं ना। अगर मैंने मान लो मैं बेंजीन बनाना चाह रहा हूँ और मैं डबल बॉन्ड लगाना भूल गया तो वो बेंजीन नहीं है, वो तो साइक्लोहेक्सेन है। समझ रहे हैं ना, तो डबल बॉन्ड बहुत जरूरी है अगर आप बेंजीन बनाना चाह रहे थे, या तो फिर उसके हेक्सागन के रिंग में बीच में एक सर्कल लगाना। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, सर्कल और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पर अगर ऐसा बना के छोड़ दिया मतलब ये साइक्लोहेक्सेन है, इट इज नॉट बेंजीन है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन का। कमिंग ऑन टू हाइड्रोकार्बन्स, वो एलिफैटिक वाले पार्ट में आते हैं। तो एलिफैटिक अपन 3 बोले, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन की डबल, और यहाँ पे कार्बन कार्बन की ट्रिपल। इनका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यहाँ पे n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 एंड सो ऑन। आप n की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द एल्कीन। ठीक है,
n के लिए 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको CH4, 1 लिखते नहीं आता है ना, C1H4 नहीं लिखेंगे, CH4। 2 लिखोगे तो C2H6, लाइकवाइज 3 डालोगे तो C3H8 एंड समझ रहे? These are the members of alkane family, wherein every consecutive members differ by a CH2 group. CH2 से डिफर कर रहे हैं सभी दूसरे से। देखो आप इसमें CH2 ऐड करो आपको ये मिल जाएगा, आप इसमें CH2 ऐड करो यू विल गेट दिस। अगला मेंबर बनाना है तो वहां N की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आप इसी में एक C ऐड करो तो C4 हो गया, 2 H ऐड करो तो H10 हो गया। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? कोई भी एक फैमिली जिसके कंसेक्यूटिव मेंबर्स CH2 से डिफर करते, कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूं, मतलब एक के बाद एक अगला मेंबर डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। सबको बनाने का तरीका एक ही जैसा होगा। CH4 जिस मेथड से बन रहा होगा उसी मेथड से C2H6 बनेगा, उसी मेथड से C3H8 बनेगा, उसी मेथड से C4H10 बनेगा एंड सो ऑन। तरीका एक है, समझ रहे हैं? बस थोड़ा रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? जैसे मैगी का 4 पैकेट बनाना या 2 पैकेट बनाना, विधि तो वही है ना कि पहले पानी लो, उबाल लो, मैगी डालो, गरम करो, फिर मसाला डालो, गरम करो, फिर खा लो। तो वही है ना, मतलब रेसिपी तो वही है। ऐसा ना कि 4 पैकेट का रेसिपी अलग होगा, बस थोड़ा क्वांटिटी चेंज करना पड़ेगा आपको पानी का, मसाले का, समझ रहे? इन द सेम वे मुझे मीथेन बनाना तो उसका जो मेथड है ना वही सेम मेथड, बस रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा। अभी 1 कार्बन वाला रिएजेंट लिया होगा मैंने, तब मीथेन बना। 2 कार्बन का रिएजेंट लूंगा तो मीथेन बन जाएगा C2H6। मैं नाम में आ गया डायरेक्टली ना, अभी तो मैं नाम नहीं यूज करना चाह रहा था, गलती से मीथेन निकल गया। थोड़ा बहुत तो याद है ना, इसको मीथेन बोलते हैं, इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। ओके, तो ये इनका जनरल फॉर्म है। होमोलोगस सीरीज समझ गए? It is a family wherein every consecutive member differ by a CH2 group, all have got the same method of preparation, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा क्योंकि सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, सबका सरनेम एक ही है, सब एक जैसे ही बिहेव करेंगे, ठीक है? सबका फिजिकल बिहेवियर अलग अलग होता है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है। एक के पास फर्स्ट नंबर के पास 1 कार्बन है, दूसरे के पास 2 कार्बन है, तीसरे के पास 3, 10वें के पास 10 कार्बन है। तो ये जब कार्बन की चेन बढ़ती है ना तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है। प्रोपेन का और आपके ऑक्टेन का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, ऑक्टेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है ना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि मास बढ़ रहा है। समझे? वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन ने पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखता है वाया वॉन डेर वाल्स फोर्स। तो ये वॉन डेर वाल्स फोर्स मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा ना उतना ज्यादा फोर्स होगा उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच। तो ऑब्वियसली ऑक्टेन का मास प्रोपेन से ज्यादा है, तो ऑक्टेन ऑक्टेन के बीच के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। समझ रहे? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जब ऑक्टेन ऑक्टेन के दोनों मॉलिक्यूल लिक्विड में है, अभी वो अट्रैक्टेड है, हम इतना ज्यादा टेम्परेचर दे दें कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ के गैस बन जाए, वो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा ना, उससे तो हीट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा हीटिंग करना पड़ेगा। अब यही वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपेन में कम है, ऑक्टेन में ज्यादा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। समझ रहे? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की डिफर करेगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बनाने का तरीका सेम होगा और फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस होगा। अगर फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस है तो मास में भी 14 का डिफरेंस होगा, 14 AMU का। कैसे? इसका मास 12 + 4 यानी कि 16, तो इसका मास बिना आप कैलकुलेट किए बस इसमें 14 ऐड कर दो, यू विल गेट 30। 14 क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि CH2 का डिफरेंस बोल रहे हो ना, तो कार्बन का मास 12 और H2 यानी कि 2 + 12 14, तो 14 का डिफरेंस आएगा। जब फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस है तो मास में भी तो CH2 का ही डिफरेंस होगा ना, यानी कि 40। तो अगले का निकालना है तो 44, आगे का निकालना है तो 58, बिना कैलकुलेट किए आप निकाल सकते हो। ये भी होमोलोगस सीरीज की एक खास बात है, ठीक है? और इंडिविजुअल मेंबर्स को हम होमोलोग बोलते हैं, जैसे परिवार के एक लोग को ये लोग बोलो बोलो ना हम लोग, वैसे ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को होमोलोग्स बोलते हैं, ठीक है? लाइकवाइज एल्कीन भी एक होमोलोगस सीरीज है, अल्काइन भी एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है? बस इसका जनरल फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन कम कर, क्योंकि एक बॉन्ड बढ़ गई है ना दोनों के बीच में। अगर इनके बीच में एक बॉन्ड बढ़ गई तो ये एक एक हाइड्रोजन छटक देंगे,
नहीं जरूरत है हमको, तो 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। तो इसका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा जनरल वाला, CnH2n, पहले से +2 था, -2 किया तो -2 +2 कैंसिल, तो इतना ही बचा CnH2n। लाइकवाइज इसको बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और छटक जाएंगे, तो CnH2n -2, तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। समझ रहे? बस इसके और इसमें डिफरेंस क्या है, एक और यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, बट यहाँ नहीं, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो ना कि कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड होनी चाहिए, 2 कार्बन होगा तब ना डबल बॉन्ड होगी, तो ये स्टार्ट होता है 2 से, ये भी स्टार्ट होता है 2 से। इसका पहला मेंबर 2 कार्बन का हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4, राइट। इसका पहला क्या हो जाएगा, C2H2 × 2 4, 4 - 2 2, यानी कि C2H2। अब अगले वाले के लिए m वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, CH2 ऐड करते चलेंगे। तो अगला नंबर क्या आएगा, C3H6। इसका तो बहुत इजी, आपको डबल करना है, डबल तो है ना, n कार्बन का जो वैल्यू रखोगे उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होना चाहिए, C3H6, C4H8, C5H10 एंड सो। समझ गए? क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं ना, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये डबल बॉन्ड है, इससे 2 से चालू हुआ, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इससे 3 से चालू हुआ, ऐसा थोड़ी ना। आप ये सोचोगे कि 3 से चालू होना चाहिए, दो कार्बन भी तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं ना, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं ना, 2 कार्बन भी। सिंगल कार्बन कैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, वी नीड 1 कार्बन, इसलिए दोनों के पहले मेंबर 2 कार्बन के। समझ गए? बस यही है एल्केन जिसमें एक मेंबर, मतलब एक कार्बन वाला मेंबर होता है, दैट इज मीथेन। बाकी इसका कोई मीथेन या मीथाइन नहीं होता, देयर इज नो कंपाउंड एज सच। ठीक है, ठीक है। पहला मेंबर C2H2 होगा। अब अगला मेंबर निकालने के लिए C3H4, अगला मेंबर निकालने के लिए C4H6 एंड सो। क्लियर? तो दीज आर आवर 3 मेन एलिफैटिक ग्रुप, इनको एलिफैटिक ग्रुप बोलते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल्स। ठीक है, ये 3 अपने आप में 3 फैमिली है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब बात आती है दूसरे कंपाउंड्स की। ये तो हमने बात की हाइड्रोकार्बन की, दूसरे कंपाउंड्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी कुछ चीज ऐड हो सकती है आपके रिंग में, आपके चेन में, है ना, उसको कहते हैं हेटेरो एटम्स। एटम्स या एलिमेंट apart from yet other than carbon and hydrogen, if are attached to our compound, they are called as hetero atom। hetero मतलब different। अब जैसे कार्बन हाइड्रोजन ही बोल रहे थे हम, अब अगर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन विल बी नोन एज हेटेरो एटम, नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन विल बी नोन एज हेटेरो एटम। ठीक है, तो कुछ एटम्स अपन ऐड कर सकते हैं अपने इसमें कंपाउंड में, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ऐसा होता है कि बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है ना, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और उसकी जगह कोई और ग्रुप लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 आपका एल्केन है, 1 कार्बन वाला एल्केन। अब अगर मुझे मान लो इसमें Cl को ऐड करना है, कि Cl भी आ जाए इसके साथ, तो ऐड तो नहीं होगा। ऐड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन की 4 बॉन्ड बनी हुई है, तो 5वीं बॉन्ड तो बनाने से रहा, तो ऐड तो नहीं होगा। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। क्या होगा वो, सब्स्टिट्यूट। CH4 अपना एक हाइड्रोजन हटा देगा और उसकी जगह Cl ले लेगा। समझ रहे? तो ये कहलाया हेटेरो एटम। बट ये बना कैसे, CH4 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर। तो बाकी जितने भी और फैमिली है ना, दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन्स ऑफ अवर एल्केन, एल्कीन और अल्काइल। क्योंकि एल्केन, एल्कीन, अल्काइल्स आपके हाइड्रोकार्बन। अब अगर मुझे कोई और एटम को उसके साथ जोड़ना है तो उसके लिए हाइड्रोजन्स हटने चाहिए, तो उसकी जगह कोई दूसरा एटम ले लेगा। तो अगर ऐसा होता है तो इस फैमिली को अपन क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स। दीस आर नोन एज हेलो एल्केन्स। हेलोजन से हेलो आया और एल्केन तो था ही पहले से, तो उसका नाम क्या हो गया, हेलो एल्केन। फैमिली है, हेलो एल्केन की अलग फैमिली हो गया। अब आप लगाते जाओ, कार्बन बढ़ाते जाओ, हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ, अब इसके खुद n नंबर ऑफ कंपाउंड बन जाएंगे। समझ रहे? तो इतना बड़ा, इतना सारे कंपाउंड्स बने, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के, क्योंकि हर फैमिली में
नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे। अब हैलोजन भी 4 टाइप के होते हैं। क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के नीचे आयोडीन है। अब सोचिए, एक ही कार्बन वाले 4 हैलोजन कंपाउंड बन सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर कार्बन कार्बन की लंबी लंबी चेन बन सकती है। उन कार्बन में कार्बन कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये कंपाउंड चेंज होते जाएंगे, नए नए कंपाउंड बनते जाएंगे। ठीक है, तो इनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? दे आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? या तो कोई सिंगल एटम होगा, जैसे क्लोरीन एक एटम है, या तो ग्रुप ऑफ एटम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह लगा दिया OH। एक ग्रुप ऑफ एटम। अल्कोहल क्या है ये? अल्कोहल। तो दे आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करें। एक कार्बन का ये भी है, एक कार्बन का ये भी है, पर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग। क्यों? क्योंकि एक के पास फंक्शनल ग्रुप OH है और दूसरे के पास फंक्शनल ग्रुप Cl है। तो बोथ विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो किसके कारण डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम के कारण। इन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which decides the property of the organic compound। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो ऐसे और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे एक तो हमारा हो गया X, जिसको अपन हैलोजन बोलते हैं। एक हो गया हमारा OH, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। ये आपका हो गया हैलोजन। हैलोजन 4 टाइप के मैंने बता दिया आपको, HCl Bri। फिर दूसरे होते हैं आपके अल्कोहल OH वाले। ठीक है, फिर होते हैं आपके एल्डिहाइड, जिसके पास पहले से ही कार्बन है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन इनबिल्ट है पहले से, CHO, इसको कहते हैं हम एल्डिहाइड। ठीक है, इसकी पहचान मतलब इसकी अगर मैं बॉन्डिंग देखो तो कैसी होगी? यहाँ एक बॉन्ड खाली है इसकी ना, सब यहाँ पे एक एक मैंने बॉन्ड क्यों बनाई कि कहीं अटैच होंगे, है ना? ये कहीं पे जाके अटैच होंगे। मोनोवैलेंट है ये सारे। मोनोवैलेंट मतलब एक बॉन्ड बनाएगा। समझ रहे? आप कभी भी X को बीच में नहीं लगा सकते कि C बीच में X, फिर यहाँ एक और C आ गया, ये गलत हो जाएगा। इस टाइप का कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि X हैलोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। मोनोवैलेंट है हैलोजन। क्या है? मोनोवैलेंट है, उसकी वैलेंसी 1 है। सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना आखिरी शेल में। ऑल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17। ऑल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो एक बॉन्ड बना के संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, ये एल्डिहाइड हो गया। अब इसमें बॉन्डिंग कैसी, ध्यान देना। C के साथ डबल बॉन्ड O है एंड सिंगल बॉन्ड H। कितनी कार्बन बॉन्ड बना चुका है? 3। तो एक ही तरफ से अटैच हो जाता, मतलब ये भी मोनोवैलेंट। तो ये भी हमेशा कहां खड़ा होगा? लास्ट में, एंड में। इसके बाद कीटोन। C डबल बॉन्ड और कीटोन के पास भी है, C डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड के पास भी है। बस फर्क क्या है कि इसके दोनों तरफ अल्किल ग्रुप होते हैं। R stands for alkyl, R stands for alkyl group। ठीक है, alkyl का मतलब क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन। एक एल्केन उठाओ, उसका एक हाइड्रोजन हटा दो, और उसका भी बॉन्ड कम हो गया ना, तो वो हो जाएगा अल्काइल। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 लिया मैंने, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बचेगा? CH3 बचेगा, और हम एक बॉन्ड लगा देंगे आगे, क्योंकि इसके एक बॉन्ड कम है, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, तब अपनी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर पाएगा। हाँ या ना? तो अगर ये मीथेन है, एल्केन है, इसलिए इसका नाम मीथेन बना। तो ये एल्किल है, तो इसका नाम मिथेन होगा या मिथाइल। ठीक है, दिस इज मीथेन। Methane minus 1 hydrogen is methyl. Clear है? Likewise, ethane minus 1 hydrogen will be ethyl. Propane minus 1 hydrogen will be propyl, butyl, pentyl, hexyl, heptyl। समझ रहे हैं? है ना? तो ये अल्किल ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं कार्बन दोनों तरफ ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन बाइवैलेंट, क्योंकि उससे सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, उसकी 2 बॉन्ड खाली है, तो ये बीच में रह सकता है। समझ रहे हैं? आप ये बोल सकते हो कि एल्डिहाइड एक हाथ वाला है, उसके पास एक ही हाथ है। तो ऐसे आदमी को आप जब ह्यूमन चेन बना रहे हो तो बीच में नहीं रखोगे। ह्यूमन चेन एक लंबी चेन बना रहे हो ना ह्यूमंस की,
तो जो आदमी के पास एक ही आंसर उसको आप बीच में रखोगे क्या, जो 10 तोड़ देगा ना तो उसको या तो पहले में या तो सबसे लास्ट में रखेगा, वो यही आदमी है। ठीक है, तो ऐसे कर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका कीटोन का नाम क्या है, कीटोन फैमिली। अब देखो ये अपने आप में सब अलग अलग होमोलोगस सीरीज है, समझ रहे? इसका आप बना सकते हो 100 कार्बन तक का चेन, इसका बना सकते हो 100 कार्बन तक का चेन, बस नाम अलग अलग होंगे, फैमिली अलग अलग है, प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ठीक है, फिर कीटोन हो गया। एक और होता है ऑक्सीजन वाला, ये सब ऑक्सीजन वाले पढ़ रहे हैं अपन, 1 2 3। एक और ऑक्सीजन वाला होता है, वो होता है आपका COOH, उसके साथ भी एक R ग्रुप लगता है, या H भी लग सकता है, यहाँ पे H नहीं लगता, ध्यान रखना। कीटोन और एल्डिहाइड में एक मेजर डिफरेंस होता है कि एल्डिहाइड में एक H फिक्स है पहले से ही, अब यहाँ पे H भी लग सकता है या R भी लग सकता है, बट कीटोन में दोनों पे R ही लगेगा। अगर एक में H लग गया तो फिर वो तो एल्डिहाइड हो जाएगा ना, समझ रहे? CHO आ जाएगा ना वहां, तो इसलिए कीटोन में दोनों अल्किल ग्रुप ही लगेंगे, सेम या डिफरेंट चलेगा। तो इसका पहला मेंबर कौन होगा, 3 कार्बन वाला होगा इसका पहला मेंबर, क्या बोलते हैं, 2 कार्बन का पहला मेंबर हो सकता है क्या इसका, क्योंकि दोनों तरफ कम से कम सिंगल सिंगल कार्बन तो लगाओगे ना अल्किल ग्रुप, और एक कार्बन पहले से उसके पास है, तो कीटोन का पहला मेंबर कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन। और वही जब मैं एल्डिहाइड की बात करूंगा तो उसका पहला मेंबर 1 कार्बन का हो सकता है। यहाँ पे मैंने अगर H लगा दिया तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, समझिए, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोनिक फैमिली। क्लियर है? अब जो अपन आर, ये इसकी बात कर रहे थे RCOOH की, RCOOH, ये अगर मैं सारी बॉन्ड्स आपको दिखाऊं तो कैसी हो रही है बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, क्या बोलते हैं? और ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल। अब आपके इसके पास तो दोनों है, कार्बोनिल भी है और हाइड्रोक्सिल भी है, दोनों को कंबाइन कर देना तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल। नाम, ग्रुप के नाम बता रहा हूं मैं। OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, और COOH को कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तभी नाम पड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस फैमिली का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें यहाँ पे H भी रह सकता है या फिर कार्बन भी रह सकता है। तो पहला मेंबर क्या होगा इस फैमिली का, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। क्या है ये, एसिडिक एसिड नहीं है ये। पहला कार्बन लगेगा यहाँ पे, अगर R की जगह C आता ना तो फिर ये एसिडिक एसिड होता है। ये फर्स्ट मेंबर है, जैसे कि इसका तो पहला मेंबर हाइड्रोजन जोड़ा, अब दूसरा मेंबर के लिए CH2 जोड़ दो और अगला मेंबर आ जाएगा। इसमें भी तो मैं वही किया, ये पहला मेंबर है, इसमें CH2 जोड़ दो तो ये आ जाएगा, अब इसमें CH2 जोड़ दो तीसरा मेंबर आ जाएगा, फिर CH2 जोड़ दो चौथा मेंबर आ जाएगा। होमोलोगस सीरीज, क्लियर है, ऑल आर होमोलोगस सीरीज। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये हमारे 5 मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा और भी होते हैं फंक्शनल ग्रुप, इतना खत्म नहीं है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। अभी तो सल्फर के हमने एक भी नहीं पढ़े, नाइट्रोजन के हमने एक भी नहीं पढ़े, फॉस्फोरस के नहीं पढ़े, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, बट हमें फिलहाल ये 5 को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, कमिंग ऑन टू नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अच्छा नॉमेनक्लेचर से पहले एक चीज और, आइसोमर्स है ना, आइसोमर भी एक प्रॉपर्टी है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, दे आर द, चलो पहले नाम पढ़ लेते हैं फिर आइसोमर्स करेंगे, कि आइसोमर्स के नाम भी बताओगे ना आपको, पहले नहीं कर, ठीक है। तो नाम पहले अपन बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के 2 सिस्टम है, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC। जैसे हमारे भी 2 नाम होते हैं ना, एक चिंटू होगा और एक जो भी उसका रियल नेम होगा, समझ लो। तो कॉमन नेम कैसे पढ़ता है, प्यार वाला नाम ना, है ना, घर में प्यार से जो जो बोले जो बुला, वो कॉमन नेम होते हैं, दोस्तों का अलग कॉमन नेम होता है ना। तो वो फिक्स नहीं होता, उसका कोई रूल नहीं होता, समझ रहे, इसलिए कॉमन नेम हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं।
हमारी मार्कशीट में कॉमन नेम कितना लिखा था हमारा, समझ ले, तो वहां पे हमारा रियल नेम लिखा था। लाइकवाइज आईयूपीएसी नेम्स आर मोर इंपॉर्टेंट जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन नेम देने का तरीका क्या होता है, उसकी ओरिजिन से, कि वो कंपाउंड कहाँ से डिराइव है। जैसे कि फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम है HCOOH का, क्योंकि वो एंड से डिराइव है। फॉर्मिक एसिड, दिस एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम एंड, और लैटिन में एंड को फॉर्मिका बोलते हैं, तो इसलिए आ गया फॉर्मिक एसिड, समझ रहे। लाइकवाइज एसिटम से एसिटिक एसिड आया, विनेगर को एसिटम बोलते हैं, तो एसिटिक एसिड आया। सिट्रस फ्रूट से सिट्रिक एसिड आया। तो ये सारे नाम जो पड़े ना, ये सब उनके, बट्रिक एसिड बटर से आया है, रैंसिड बटर, जो बटर खराब हो गया, वो खट्टा हो गया, तो वो रैंसिड, उससे बट्रिक एसिड निकाले, तो वो उससे हो गया। लैक्टिक एसिड, हाँ मिल्क वाला, हाँ। तो बेसिकली ये सारे चीजों के नाम उनके सोर्स से पड़े, वो कॉमन नेम, ठीक है। बट आईयूपीएसी नेम्स के लिए प्रॉपर सेट ऑफ रूल होते हैं। जैसे हमारा भी जो रियल नेम होता है उसमें कुछ रूल होते हैं ना, सामने हम टाइटल लगाते हैं मिस्टर मिस, है ना, फिर हम बीच में फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर सरनेम, मिडिल नेम आता है, फिर सरनेम आता है, राइट। तो ये हमारे रियल नेम का एक स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं, राइट। वैसे ही आईयूपीएसी नेम में भी एक स्ट्रक्चर होता है कि एक नाम का एक वर्ड रूट होगा, उसके पहले हम कुछ लगाएंगे, उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, और उसके बाद जो लगेगा उसको हम सफिक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करूं, तो ये आईयूपीएसी नेम इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर या 3 टाइटल। पहला होता है आपका वर्ड रूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि आपके कंपाउंड में कितने कार्बन्स हैं जो कि कंटिन्यूअस चेन में है। कंटिन्यूअस चेन का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लगा दिए, तो ये चेन होगा ना कंटिन्यूअस। और अगर एक कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया, तो अब 5 कार्बन नहीं है चेन में, है या 4 ही। कंटिन्यूअस चेन कितनी बन रही है, 4, या तो ऐसी या तो ऐसी, समझ रहे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ गए, ऐसा नीचे आए, फिर ऐसा जाके, फिर ऐसा घूम के ऐसा आए, ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगी ना। अपन कहते थे ना बचपन में कि एक शेप बनाओ जिसमें आपका हाथ नहीं उठना चाहिए और एक में डबल बार नहीं आना चाहिए, है ना, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं अपन। और यहाँ पर अपन अगर इसके नीचे आ गए तो फिर वापस ऊपर जाने के लिए अपन यहाँ रिपीट मार देंगे, तो ये हो गया कंटिन्यूटी नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। द चेन शुड बी लॉन्गेस्ट एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस। जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो, क्योंकि हो सकता है कि कंपाउंड कुछ ऐसा है लाइक दिस, तो अब इसमें अगर आप स्ट्रेट के पीछे पढ़ लोगे तो ये लॉन्ग चेन छूट जाएगी। दिस इज लॉन्गेस्ट चेन ना, लॉन्गेस्ट है कंटिन्यूअसली, ये 2 कंडीशन एक्चुअली। स्ट्रेट इज नॉट अ कंडीशन, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने वो चेन आइडेंटिफाई कर ली है अपने कंपाउंड में, जैसे मैंने यहाँ कर लिया, मैंने यहाँ भी कर लिया, तो दैट चेन में कितने कार्बन है उससे डिसाइड करते हैं कि वर्ड रूट क्या होगा। अगर 1 कार्बन है तो वर्ड रूट विल बी मिथ, ठीक है। और उसके बाद एक हाइफन लगाओ क्योंकि इसके बाद कुछ आने वाला है। इसके पहले कुछ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है, बट इसके बाद तो जरूर आए। जैसे हमारे नाम का सरनेम तो होगा ना, कुछ लोग कुमार नहीं लिखते तो मिडिल नेम नहीं लिखेंगे। मिडिल नेम इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट, राइट, बट फर्स्ट नेम एंड सरनेम तो कंपल्सरी सब में होता है। वैसे ही वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स सब में होता है, इसलिए मैंने मिथ के बाद एक डैश लगाया, मिथ के पहले डैश नहीं लगाया, क्योंकि मिथ के बाद कुछ आने वाला है, समझ रहे। मिथ के पहले आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, श्योर नहीं, बट मिथ के बाद जरूर कुछ ना कुछ अटैच होने वाला है। और वो अटैच होने के लिए यहाँ पे अपन ने धागा छोड़ोगे ना तब तो बांधोगे उसका, या धागा ही नहीं छोड़ोगे किससे बांधोगे, समझ रहे, है ना। और अगर इसमें कुछ जोड़ना है तो उसके पहले धागा होना चाहिए, क्या बोल रहा हूं? तभी तो ऐसे जुड़ेगा ना वो। तो ये 1 के लिए मिथ हो गया। लाइकवाइज 2 के लिए इथ होता है, 3 के लिए प्रॉप होता है, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक चलता है, ठीक है। हमको 10 तक फोकस करना है, ठीक है, इतना काफी है हमारे लिए, काम हो जाता है, ठीक है। तो ये तो लगेगा किसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन, उसको पेरेंट चेन बोलते हैं, which is the longest
कंटिन्यूअस चेन इज नोन एज पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन भी सेलेक्ट करना के भी रूल्स होते हैं, है ना। अपन जब नॉमेनक्लेचर में प्रॉपर आएंगे, सेट ऑफ रूल्स देखेंगे, तब मैं आपको एक बताऊंगा कि कैसे आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि अभी अपन सिंगल सिंगल बॉन्ड का पढ़ रहे हैं। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो कैसे पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वर्ड ग्रुप समझ में आएगा क्या होता है। मिड से लेके डेक तक आपका वर्ड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, और हर नाम में ये तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसके पहले लगने वाली चीज को हम प्रीफिक्स बोल रहे हैं, और इसमें बाद में लगने वाली चीज को हम सफिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, सफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वाला इंपॉर्टेंट है और वो कंपल्सरी पार्ट। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, मतलब वेदर ऑल द कार्बन्स आर सिंगली बॉन्डेड, या उनके बीच में कहीं एक डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, या वो एल्कीन है, अल्काइन है कि वो एल्कीन है। तो ये तीन में से कोई कंपाउंड होंगे आपके। अल्टीमेटली वर्ड रूट के साथ प्राइमरी सफिक्स लगता है ये बताने के लिए कि द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब प्राइमरी सफिक्स तीन हो सकते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो सफिक्स लग जाएगा इन, अगर डबल बॉन्ड है कहीं तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो। अब इनके देखो मैंने आगे डैश लगाया क्योंकि ये इनसे जुड़ने वाला है ना, इनसे मिथ प्लस एन मीथेन, इथ प्लस एन इथेन, इथ प्लस इन इथीन, इथ प्लस आइन इथाइन, लाइक प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन है और उनके बीच में बॉन्ड्स कितने हैं, कौन सी। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी सफिक्स बताता है। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि क्या उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, अगर है तो उसके लिए अपन सफिक्स लगाएंगे, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि जो मैंने ये कंपाउंड बनाया ये वाला, इसमें सिर्फ 4 कार्बन है, दैट्स इट। उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन उतने ही भरने हैं जिससे कार्बन की 4 बॉन्ड हो जाए। पहले और आखिरी में 3-3 लगाया मैंने, बीच वाले में 2 लगाया। नहीं, यहाँ पर अगर एक कार्बन लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। बॉन्ड 4 से ज्यादा नहीं बननी चाहिए, ये मेन फंडा है ना। बॉन्ड 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कार्बन। ठीक है, तो ओके, CH2 की अब इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसका तो नाम बहुत सिंपल सा होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, और चारों कार्बन के लिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये इसका नाम है। ठीक है, अब यही चीज अगर यहां होती डबल बॉन्ड वाली, लाइक दिस, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं, फिर दोनों कई बार मैं ऐसा बना के छोड़ दूंगा, समझ जाना, बाकी जगह हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा। लाइकवाइज यहाँ पे 2 1 2 3, ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ये कार्बन तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए है ना, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में कितने कार्बन है, 4 ना, तो बॉन्ड रूट क्या होगा, राइट। बॉन्ड सबके बीच में सिंगल नहीं है ना, एक जगह डबल बॉन्ड है, यानी कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड तो नहीं है, ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। वो भी कौन सा है, एल्कीन है। एल्कीन के लिए अपन सफिक्स क्या यूज करते हैं, ई। क्या यूज करेंगे दोनों के लिए, ई। बट क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है 2 कार्बन के बीच में, यहाँ पे भी हो सकता है, तो उसकी भी हमें पोजीशन मेंशन करनी होती है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने कौन सा ब्यूटीन बनाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूट के बाद हाइफन लगा के 2-3, और यहाँ पे ब्यूट 1। सिंपली कहीं ब्यूटीन लिखा तो वो 1 ही माना जाता है। एक बार हम 1 को स्किप कर सकते हैं, बट 2 को स्किप नहीं। सोचना कि सर अगर 3rd और 4th कार्बन के बीच में होगा तो फिर उसको क्या लिखेंगे, जैसे कि ये हो गया ना, ये, तो ये और ये सेम है, इसको घुमा दो तो ये बन जाएगा। दिस इज नॉट डिफरेंट थिंग ना, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, इसका नाम भी ब्यूट 1 इन है, ये भी ब्यूट 1। समझ रहे, ब्यूट 3 इन बना ही नहीं सकते आप, यू कैन नॉट मेक ब्यूट 3 इन, क्योंकि 3rd कार्बन पे कुछ बचेगा ही ना। आप नंबरिंग वहीं से चालू करोगे जहां पे डबल बॉन्ड पास में है। यहां से आपने नंबरिंग करी 1 2 3 4,
यहाँ पे आपने नंबरिंग करी 1 2 3 4, और जब यहाँ पे है तो नंबरिंग करी 1 2 3 4। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड है, तो आप फिर 3 बोल सकते हो, पर वहां पे अकेले 3 में नहीं है, 1 में भी है, 3 में भी। टाई इन हो जाएगा, ब्यूट 1 3 डाई, ब्यूटा 1 3 डाई, समझ रहे? डबल डबल बॉन्ड भी 2 हो सकती है, सोचो समझना है, फ्यूज के सारे कंपाउंड्स हैं, डबल बॉन्ड कितनी भी हो सकती है कार्बन कार्बन के बीच, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है ये, है ना? तो समझ में आया प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स tells us whether the compound is saturated or unsaturated. Word group tells us the number of carbon present in the parent cell. Secondary suffix tells us the functional group. तो फंक्शनल ग्रुप वाले जितने पढ़े हैं उनके लिए सबका एक एक खुद का सफिक्स है। जैसे अगर मैं अपन बात करें सबसे पहले अल्कोहल की, अल्कोहल पढ़ा था ना अपन ने, अल्कोहल के लिए क्या था? OH, हाइड्रोक्सी, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके लिए अपन सफिक्स यूज करते हैं ऑल। इसके सामने आगे लगा हुआ ना डैश के पीछे लगने वाला है किसी के लिए, ऑल। ऑल इज द सफिक्स यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग अल्कोहल ग्रुप। लाइकवाइज एक आपने पढ़ा था एल्डिहाइड, बॉन्ड CHO, इसमें अपन लगाते हैं अल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कीटोन, डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके लगाते हैं अपन ओन, वन नहीं है ना, पहले भले वन किए बट बोलते क्या है वन, सॉरी ओन, है ना, अपन कीटोन को ना बोलते उसको ना, कीटोन बोलते हैं, राइट? तो नाम में भी वो ओन ही पड़ा जाएगा, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक है, कीटोन हो गया। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये था आपका RCOOH, जहां ये देखिए मतलब इसका सफिक्स यूज करना है और इसका सफिक्स होता है ओइक, ठीक है। तो इसका तो बाकी सबके पहले मेंबर एक कार्बन के होंगे बस एक्सेप्ट कीटोन। इसका पहला मेंबर का नाम हो जाएगा मीथेनॉल। आप मीथेन का ई हटा दोगे और ऑल जोड़ दोगे, क्योंकि दो वॉवेल्स एक साथ नहीं रहेंगे। वॉवेल्स बोले तो ए आई, तो ई और ओ साथ में नहीं होने चाहिए, तो ई हटाएंगे, ओ का मतलब ऑल का ओ मत हटा देगा, वो तो बेचारा पहले से 2 लेटर का है ना, उसमें से एक लेटर क्यों हटा दें, जान ले लोगे क्या? तो मीथेनॉल, ठीक है, उसको वैसे ही रहने देना, अपने पेरेंट वाले कार्बन में से ई हटा दो, पेरेंट वाले नाम में से ई हटा दो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मीथेनॉल, समझ गए? इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। मीथेन का ई हटाएंगे और अल जोड़ देंगे, ये स्टार्ट होगा 3 कार्बन से, तो पहला नाम उसका होगा प्रोपेन का ई हटेगा और ओन जुड़ जाएगा, प्रोपेनॉल, समझ रहे हैं ना, प्रोपेनॉल। लाइकवाइज इसका पहला नाम, अरे एन तो लगाओ, मिथेनोइक एसिड, ना, मीथेन का ई हटाना है, पूरा एन नहीं हटाना है, ठीक है। मीथेन का ई हटेगा और क्या जुड़ जाएगा? ओइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड बोल रहे थे ना अपन, उसका यूपीएससी नेम क्या है? मिथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन है। और सबसे पहला काम ये होता है, कोई अगर आपको फॉर्मूला दिया है, बोलेगा इसका नाम बताओ, सबसे पहले काउंट कर लो कार्बन कितने, ताकि वर्ड रूट फाइंड हो जाए। HCOOH था ना, एक कार्बन है तो मिथ, एक कार्बन पे तो मिथ है ना। अब एक कार्बन और कोई कार्बन तो नहीं, तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा मतलब, तो मीथेन। अब फंक्शनल ग्रुप है तो ओइक एसिड, ई हट के ओइक एसिड, मीथेन ओइक एसिड, समझ रहे हैं? तो ये आपके चारों फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स हो गए। एक फंक्शनल ग्रुप बच गया, कौन सा? हैलोजन। हैलोजन के लिए सफिक्स नहीं होता, उसका प्रीफिक्स होता है, और द प्रीफिक्स इज कॉल्ड एज हेलो। फ्लोरो फॉर फ्लोरीन, क्लोरो फॉर क्लोरीन, ब्रोमो फॉर ब्रोमिन एंड आयोडो फॉर आयोडीन। वो पहले लगेगा नाम के, मतलब वो प्रीफिक्स में आएगा। जब हम प्रीफिक्स पढ़े नहीं है, मैंने भी इसमें हैलोजन नहीं बताया, पर इतने हमारे सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे यार। इसके अलावा और भी है, मैं बता रहा हूँ, अमाइंस होते हैं NH2, है ना, एस्टर होते हैं, ईथर होते हैं, तो सबके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स हैं,
हमने ये 4 मेल पढ़े तो मैंने 4 का आपको सफिक्स बताया है, ऑल, अल, ओन एंड ओइक। बाकी इसका प्रीफिक्स होता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू टू प्रीफिक्सेस। सफिक्स समझ में आ गए हैं? तो समझ रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगे। एल्केन, एल्केन फैमिली है तो नहीं लगा, एल्कीन फैमिली है तो नहीं लगा होगा, अल्काइन फैमिली है तो नहीं लगा होगा, अल्कोहल फैमिली है तो सफिक्स लगेगा, एल्डिहाइड फैमिली है तो सफिक्स लगेगा। ठीक है, पर वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो सब में होगा। वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स विल बी प्रेजेंट इन ऑल द कंपाउंड्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स इज ऑप्शनल। प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, वो दोनों भी ऑप्शनल। एक प्रीफिक्स हमें बताता है कि कार्बन के पेरेंट चेन के अलावा कोई और कार्बन तो नहीं है, जैसे कि ये वाला छूट जाएगा ना वरना ब्रांच, तो क्या बोलते हैं अपन? ब्रांच। ये तो पेरेंट चेन हो गया स्ट्रेट वाला, जिसमें 4 कार्बन थे तो उसमें तो अपन ब्यूटेन बोल दिए। ये क्या है? पूरा ब्यूटेन। तो अब इसको छोड़ तो ना देंगे, है ना? तो इसको भी कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए होता है प्रीफिक्स। तो कार्बन्स which are not included in the parent chain are called branches या substituents। क्या बोलते हैं अपन? ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन भी बोलते हैं कई बार। ये मेन चेन है तो साइड चेन, साइड ही होगा। ठीक है, तो ये आपका मेन चेन पेरेंट चेन हुआ, और उसके साइड में जितने भी लगे दे आर नोन एज ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड। साइड चेन, ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट्स को दिखाने के लिए अपन प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जैसे एक कार्बन है ना, यहाँ क्या लगा होगा? CH3 लगा होगा, तो इसके लिए मिथिल, क्या नाम है इसका? लाइक C2H5 लगा होगा तो इथाइल। समझ रहे हैं? बट इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। ये मिथिल ग्रुप यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। यहाँ इस पोजीशन पे है, जैसे अपन ने ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन बताया ना, क्योंकि वो डबल बॉन्ड कोई भी दो कार्बन के बीच में हो सकती है, तो वो मिथिल ग्रुप भी तो कोई भी कार्बन में कनेक्ट हो सकता है ना। 5 कार्बन स्टेट चेन में है, एक कार्बन यहाँ है, 5 कार्बन स्टेट चेन में है, एक कार्बन यहाँ है, क्या दोनों का नाम सेम होगा? क्या दोनों में कार्बन का पोजीशन अलग अलग है ना? एक में कार्बन सेकंड पोजीशन पे लग रहा है, एक पे कार्बन थर्ड पोजीशन पे लगा है। नाम दोनों का, वर्ड रूट दोनों का सेम होगा, पेंट पेंट। क्या होगा दोनों का वर्ड रूट? पेंट। इसका भी वर्ड रूट पेंट। दोनों का प्राइमरी सफिक्स भी सेम होगा, एन एन। आया ना? सिंगल बॉन्ड है ना तो सबके बीच में, तो एन एन। बस अंतर आएगा उनके प्रीफिक्स में। एक में मिथिल ग्रुप लगा है सेकंड कार्बन में, और दूसरे में मिथिल ग्रुप लगा है थर्ड कार्बन। व्हाट अबाउट दिस? फर्स्ट की वैसे फोर्थ कार्बन मत बोलना, ऐसा नहीं हर बार नंबरिंग अपन लेफ्ट से राइट ही जाएंगे। नंबरिंग करने पे अपन देखेंगे कि उस कार्बन को कब नंबर मिलना चाहिए जिसमें ग्रुप लगा है। यहाँ पे ये कार्बन है तो 1 and 2, ये और ये सेम है, इसको पलटा दो तो ये आ जाए। समझ लेना, माना उसको बस पकड़ के ऐसे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम अगर लिखना है तो पेंटेन, पेंटेन तो दोनों के पास है। इसके आगे अपन जो प्रीफिक्स लगाने वाला हूं उसका अपन क्या करेंगे? 2 मिथाइल पेंटेन, और ये हो जाता है 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, पहले उनका पोजीशन बता दिए कि किस पोजीशन पे है। नंबर के बाद जब अपन अल्फाबेट चालू करते हैं तो एक हाइफन आता है, तो 3 के बाद भी एक हाइफन है, 2 के बाद भी एक हाइफन, फॉलोड बाय उस ब्रांच का नाम मिथाइल, फॉलोड बाय वर्ड रूट, फॉलोड बाय प्राइमरी सफिक्स एन ई या आई। समझ ना? एक और चीज, नाम लिखते समय वो एक वर्ड होता है, और एक वर्ड के बीच में हम स्पेस नहीं डालते, है ना? समझ में क्या बोल रहा हूँ? इनका नाम में हम बीच में कहीं भी स्पेस नहीं डालेंगे। दैट नेम इज वन वर्ड। हमारा ऐसा नहीं होता ना, हम सब नेम के बीच में, नाम के बीच में स्पेस छोड़ते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। जितने भी प्रीफिक्स सफिक्स जो भी लगे होंगे ना, सब एक साथ लिखे जाएंगे विदाउट एनी स्पेसेस, और सब में सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल। मतलब इसके नाम में सिर्फ ये एम कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। जब अगर एक वर्ड लिखते हैं तो उसका पहला लेटर ही तो बस कैपिटल होता है ना, रेस्ट ऑल लेटर्स आर स्मॉल लेटर्स। अगर आप यही रूल फॉलो करके लिख रहे हो तो, अदरवाइज आप लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल भी लिख सकते हो, इसको भी अपन ऐसे ही रीड करेंगे, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ वर्ड।
आई एम राइटिंग अ वर्ड, इट शुड बी लाइक कि इसका पहला वर्ड भी कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे वर्ड नॉर्मल। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। एक और बच गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। हमने एक साइक्लिक कंपाउंड पढ़ा था ना, बेंजीन के अलावा, नॉन बेंजीन नहीं, एरोमेटिक के अलावा, जिसमें अपन ने हेक्सागन रिंग बस बनाई थी। मैंने बोला था ना कि अगर आप डबल बॉन्ड बनाना भूल गए या बीच में सर्कल बनाना छोड़ गए तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसको बताने के लिए अपन एक प्रीफिक्स आगे लगाते हैं, दैट इज साइक्लिक। मतलब ये इसके पास भी 6 कार्बन है ना, और इसके पास भी 6 कार्बन है, देखो। तो हेक्स यहां भी यूज करूंगा, हेक्स यहां भी यूज करूंगा, है ना। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन यहां भी यूज करूंगा और एन यहां भी यूज करूंगा। तो दोनों का नाम सेम हो गया फिर ये, कि दोनों कंपाउंड तो अलग अलग दिख रहे हैं ना। So how we can differentiate between these two compounds? By writing a cyclo in front of this. फॉर्मूला तो दोनों का अलग अलग है ही। इसका फॉर्मूला C6H12 है, इसका फॉर्मूला C6H14 है। आप इन दोनों को जोड़ना है ना बस, तो ये बन जाएगा। ये बना कैसे है? पहला और आखिरी कार्बन अगर जुड़ गया तो रिंग बन गई ना, रिंग तभी बनेगी ना जब पहला आदमी आखिरी आदमी के साथ जुड़ जाए, तब वो एक रिंग बनेगी। नहीं, तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक एक हाइड्रोजन छोड़ेंगे ना, इसलिए 2 हाइड्रोजन का फर्क होता है इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 होता है, और एक प्रीफिक्स लग जाता है साइक्लिक। ये भी ऑप्शनल है, जब साइक्लिक कंपाउंड हुआ तो भी लगाऊंगा, वरना क्यों लगाएंगे अपन हर बार साइक्लिक। समझ रहे हैं? ऐसे आपके 5 स्ट्रक्चर समझ में आ गए, क्या कहते हैं 5 एलिमेंट नाम के। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी। ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। हम अपने नाम में थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं ना, जैसे मराठी लोग पहले सरनेम लिखते हैं फिर नाम लिखते हैं, फॉलोड बाय फादर्स नेम, है ना। मैं एक्चुअली जब पुणे गया तो मेरा नाम उल्टा हो गया था, मैं यहाँ आकाश जैन लिखता था, तो वहां गया तो जैन आकाश हो गया, क्योंकि वहां ऐसा मतलब उन लोगों का तरीका ही है लिखने का कि पहले वो नाम लिखते हैं और फिर पहले सरनेम लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं, फिर पापा का नाम भी जोड़ते हैं। हम यहाँ पे हर कोई अपना पापा का नाम साथ में नहीं जोड़ता ना, तो वहां उनके मेरा नाम पूरा चेंज हो गया, जैन आकाश अशोक भी आ गया था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर IUPAC नेम का फिक्स रहेगा, राइट। पहले हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स साइक्लो वाला, फिर हमारे ब्रांचेस इफ एनी, साइक्लो भी इफ रिक्वायर्ड, ब्रांचेस भी इफ एनी, बट वर्ड रूट तो कंपल्सरी पार्ट है, फिर प्राइमरी सफिक्स कंपल्सरी पार्ट है, एंड सेकेंडरी सफिक्स इफ एनी फंक्शन विद दिस। तो ये पूरा हमारा नाम का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्लास से अपन इसका रूल्स पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आज की क्लास में बताया इसका मैं नोट्स आप लोग को दे दूंगा, तो लिखेंगे नहीं, ये पूरा 10th का पार्ट है यहाँ तक का, है ना। और रूल्स भी थोड़े बहुत 10th में हम पढ़ते थे, है ना, बट अपन रूल्स शुरू से चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कल का टाइमिंग मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है। पर कल टेस्ट भी है इक्विलिब्रियम का और क्लास भी।